हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का ये टॉपिक BSc पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके पेपर सेकंड में सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस अर्थात गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। साधारणतया एक ही प्रकार के जीव अपने जैसे ही जीवों को जन्म देते हैं, किंतु कभी कभी डिसकंटिन्यूस रूप से वह मौलिक जीवों से भिन्न हो जाते हैं। इसका कारण जीनों में हुए आकस्मिक परिवर्तन है। इस आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन कहा जाता है। इन सब बातों के अध्ययन के उपरांत 1901 में एक साइंटिस्ट थे, हुगो डी व्रीज। उनके द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसे उत्परिवर्तनों का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ म्यूटेशंस कहा गया। हुगो डी व्रीज के उत्परिवर्तन के सिद्धांत की कुछ मुख्य विशेषताएं जो कि निम्न हैं। वातावरण की प्रवृत्ति के विपरीत नई जातियां बिना किसी अंतर्वर्ती रूपों के अकस्मात ही उत्पन्न होती हैं और वर्तमान में यह नहीं मालूम कि वे किसी दूसरे ढंग से भी उत्पन्न होती हैं। नए जीव जनक प्राणी से असामान्य परिवर्तनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नए उत्परिवर्तनों का रूप हमेशा एक सा होता है और वे अपनी एक ही प्रकार उत्पन्न करते हैं। उनका रूप प्राकृतिक वर्ण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन के नियंत्रण में नहीं होता। उत्परिवर्तन जो है वह प्रोग्रेसिव तथा रिग्रेसिव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। उत्परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें एक है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन अर्थात क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। यह उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से और दूसरा गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन या गुणसूत्र की पुनः व्यवस्थाएं एब्रेशन की वजह से। दूसरा है जीन उत्परिवर्तन अर्थात जीन म्यूटेशंस। इसमें एक ही जीन में परिवर्तन को जीन म्यूटेशंस कहा जाता है। तीसरा है रिवर्स म्यूटेशंस अर्थात प्रतिवर्ती उत्परिवर्तन। इसमें एक उत्परिवर्तित जीन का सामान्य अर्थात नॉर्मल हो जाना ही प्रतिवर्ती उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के म्यूटेशंस भी हैं, जिनमें सोमेटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशंस, मैक्रो एंड माइक्रो म्यूटेशंस, लीथल म्यूटेशंस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशंस अर्थात प्रेरित उत्परिवर्तन शामिल हैं। पहले देखते हैं गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से म्यूटेशंस किस प्रकार से होता है। यह ज्ञात है कि एक प्राणी सामान्यतया प्रत्येक जनक से गुणसूत्रों का एक समूह प्राप्त करता है, इसलिए उसमें गुणसूत्रों के दो समूह होते हैं तथा प्रत्येक समूह में गुणसूत्रों की संख्या n अर्थात हेप्लॉइड होती है और दोनों समूहों को मिलाकर गुणसूत्र की संख्या डिप्लॉइड हो जाती है। यदि यह मान लें कि समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस एंड मियोसिस सामान्य ढंग से नहीं हो, तो माइटोटिक स्पिंडल प्रक्रिया से ठीक प्रकार से कार्य करने में असफल रहती है और दो डिप्लॉइड समूह दो नई संतति कोशिकाओं के केंद्रकों में पृथक नहीं होंगे। इनके स्थान पर वे साथ साथ इकट्ठे हो जाएंगे और सामान्य गुणसूत्र की संख्या 2n की बजाय सामान्य से दुगनी अर्थात 4n, 5n, 6n इत्यादि हो सकती है। ये संख्याएं पॉलीप्लॉइड होती हैं और इन संख्याओं से युक्त प्राणी पॉलीप्लॉइड्स कहलाते हैं और यह संपूर्ण प्रक्रिया पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। दूसरा है गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन जो हैं वह दो प्रकार से होते हैं। एक होता है असुगुणिता जिसे एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है और दूसरा है सुगुणिता जिसे यूप्लॉइडी कहा जाता है। दूसरे प्रकार का है म्यूटेशंस गुणसूत्रों की पुनः व्यवस्थाएं अर्थात क्रोमोसोमल एब्रेशन। इसमें चार प्रकार की गुणसूत्रीय पुनः व्यवस्थाएं जानी जाती हैं, जो कि डिलीशन अर्थात विलोपन। इस प्रक्रिया में एक या अधिक जीन्स बीच में लुप्त हो जाते हैं। दूसरी है डुप्लीकेशन अर्थात द्विरावृत्ति। इस प्रक्रिया में एक या अधिक जीन्स संख्या में बढ़ जाती हैं। इस प्रकार एक गुणसूत्र अपनी लंबाई के साथ एक या अधिक बार वही जीन्स को दोहराता है। तीसरा है ट्रांसलोकेशंस अर्थात स्थानांतरण। इसमें असमजात गुणसूत्रों के मध्य हिस्सों के अदला बदली से नए गुणसूत्रों के निर्माण को स्थानांतरण कहते हैं। एंड लास्ट है व्युत्क्रमण या इन्वर्जन प्रतिलोमन। इसमें एक ही गुणसूत्र में जीन्स एक समूह के द्वारा 180 डिग्री के कोण से घूमने की प्रक्रिया को व्युत्क्रमण अर्थात इन्वर्जन कहा जाता है।
जीन म्यूटेशंस। जीन उत्परिवर्तन गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में मुख्य परिवर्तनों से संबंधित न होकर डीएनए अणु में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। कई वर्षों से यह स्पष्ट नहीं था कि ऐसे जीन परिवर्तन कैसे या क्यों होते हैं, चूँकि उत्परिवर्तन ही ऐसी ज्ञात प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीन्स उत्पन्न हो सकते हैं। अतः हम यह मान सकते हैं कि जीन्स की समस्त विभिन्नताएं उत्परिवर्तन के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। जीन उत्परिवर्तन जो हैं वह अकस्मात होते हैं। तीसरा, जीन उत्परिवर्तन के फलस्वरूप सामान्य अप्रभावी जीन ही उत्पन्न होते हैं। यद्यपि कभी कभी प्रभावी जीनों की उत्पत्ति भी देखी जा सकती है, लेकिन अप्रभावी जीन तब ही प्रदर्शित किया जाएगा जब यह 2 की संख्या में अर्थात डबल डोज में उपस्थित होगा। जीन उत्परिवर्तन का मोलिकुलर बेसिस देखें तो नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम के परिवर्तन को ही आणविक उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। डिलीशन अर्थात विलोपन, जिसमें किसी भी जीन से एक अथवा अधिक न्यूक्लियोटाइड्स का विलोपन हो जाता है। दूसरा है समावेशन अर्थात इंसर्शन। सामान्य जीन में एक अथवा अधिक न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने के क्रम को समावेशन कहते हैं। प्रतिलोमन अर्थात इन्वर्जन, यहाँ पर बेस सीक्वेंस के उल्टे क्रम में जुड़ने में उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। सब्स्टिट्यूशन, जब एक न्यूक्लियोटाइड का स्थान अन्य न्यूक्लियोटाइड ग्रहण करता है तो इसे सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। जब किसी जीन में हटाए गए प्यूरिन के स्थान पर वापस ही कोई अन्य प्यूरिन स्थान ग्रहण करे तो इसे ट्रांजिशन कहते हैं। जबकि एक प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडिन अथवा पायरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन स्थान ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को ट्रांसवर्जन कहा जाता है। अब देखते हैं तंत्र विस्थापन अर्थात फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में डीएनए अणु में एक बेस पेयर विलोपन से अर्थात डिलीशन से अथवा एडिशन से एक ऐसे एमआरए का निर्माण करेगा जिसमें कि एक स्थान पर पढ़ने वाले तंत्र का विस्थापन हो जाएगा, और इस प्रकार एमआरएनए में इस बिंदु के बाद एक पूर्णतः अलग अमीनो अम्ल का सेट कोडिंग होगा, जिससे एक अक्रियाशील प्रोटीन का निर्माण होगा। एमआरएनए का कूट एक निश्चित स्थान के बाद होता है। एक बेस के घटने या बढ़ने से उत्परिवर्तन के स्थान के बाद सभी ट्रिपलेट असामान्य हो जाएंगे और 3 बेसों की न्यूनता या आधिक्य सजीव को फिर से सामान्य बना देती है। क्योंकि अधिकांश फ्रेम शिफ्ट सामान्य हो जाते हैं, इससे यह भी सिद्ध होता है कि आनुवंशिकी कूट त्रिकों में लिपिबद्ध है। ओके, थैंक्स।